माली पौधों को प्रतिदिन पानी देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में आते हैं। अपना कार्य धैर्यपूर्वक करते रहें, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ के पृष्ठ संख्या 108 से 110 का हमने पुस्तक पठन किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगले पृष्ठ संख्या 111 से 113 का पुस्तक पठन करेंगे। आप सब अपनी पुस्तक को अपने सामने रखेंगे और मेरे साथ साथ पुस्तक पर ध्यान देंगे। आइए हम इन पृष्ठों पर आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ का पहले अध्ययन करेंगे। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। नंबर 1 संरक्षक, नंबर 2 आर्त क्रंदन, नंबर 3 संस्कार, नंबर 4 विस्मयाभिभूत, नंबर 5 पुष्पित, नंबर 6 पल्वित, नंबर 7 हिंसक, नंबर 8 परिक्रमा। शब्दार्थ इस प्रकार है। नंबर 1 संरक्षक। संरक्षक का अर्थ होता है देखरेख करने वाला। नंबर 2 निश्चेष्ट। निश्चेष्ट का अर्थ होता है चुपचाप। नंबर 3 विस्मयाभिभूत। नंबर 3 विस्मयाभिभूत, आश्चर्यचकित होना। नंबर 4 पुष्पित, फूलों से युक्त। नंबर 5 उष्णता, गर्मी। नंबर 6 पल्वित, पत्तों से पूर्ण। नंबर 7 क्रूर। क्रूर का अर्थ होता है निर्दयतापूर्ण। आइए अब हम पुस्तक पठन शुरू करते हैं। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो यहाँ पर आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मोर और मोरनी दोनों लेखिका अपने चिड़ियाघर में दोनों को रखती है। तो इन दोनों के बड़े होने पर नीलाभ ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन, नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम लेखिका ने नीलकंठ रखा। और छाया के समान साथ रहने के कारण, यानी परछाई की तरह साथ रहती थी मोरनी, इसलिए मोरनी का नाम राधा रखा गया। जिस प्रकार से कृष्ण के साथ राधा रहती है, ठीक उसी प्रकार से मोर के साथ मोरनी उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इसलिए मोरनी का नाम लेखिका ने राधा रखा। आगे, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। इस पैराग्राफ में लेखिका ने यह बताया है कि जो नीलकंठ है उसको चिड़ियाघर में सब जीव जंतु ने एक सेनापति और संरक्षण के रूप में नियुक्त किया। संरक्षक वो होता है जो सबकी देखभाल करता है, और सवेरे होते ही वह कबूतर, खरगोश सारी सेना को इकट्ठा कर लेता और एक जगह ले जाता, उनकी रखवाली करता और उनके लिए दाने का प्रबंध करता। अगर कोई गड़बड़ करता तो अपने तीखे चंचू प्रहार से, यानी तीखी चोंच के प्रहार से, प्रहार मतलब चोट पहुंचाना, उसको चोंच से प्रहार करता और उसको सजा देता था। आगे है, खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे।
दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल का खेल खेलते रहते थे। देखो यहाँ पर खरगोश जो है, जो जानवर थोड़ा परेशान करता था उसको अपने चोंच से प्रहार करता था, और जो खरगोश के बच्चे थे उनको तो चोंच से क्या करता था, पकड़ लेता, उनके कानों को पकड़ लेता और उनको ऊपर उठा देता था। वे तब तक उनको ऊपर उठाए रखता था जब तक वो आर्त क्रंदन यानी चिल्लाने नहीं लगते थे। कभी कभी तो क्या होता था, उसके कान भी उनके कट जाते थे, अर्थात उनमें होल हो जाता था, छेद हो जाता था। इस प्रकार से वो अपनी चोंच से उसको जब पकड़ता तो उसके कान छिद जाते थे और कोई भी उस पर क्रोधित होने का उसको अवसर नहीं देते थे। सभी उसके साथ बहुत प्यार करते थे। वह मिट्टी में पंख फैलाकर जब भी अपने बैठता तो सभी जीव जंतु जो उसके साथ थे वो उसकी पूंछ और उसके पंखों में छुआ छुएल यानी लुकन छुपी का खेल खेलते थे। आगे, ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सका कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः उसकी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली होने पर खरगोश का बच्चा मुख से बाहर निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखिका ने ये बताया कि अचानक से एक सांप जाली घर में आ जाता है। सब डर कर इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन एक खरगोश उसकी पकड़ में आ जाता है। उसने उसको पकड़ लिया चोंच में और निगलने का प्रयास भी किया, लेकिन क्या होता है, उसका पूरा शरीर जो है बाहर रह जाता है और थोड़ा कुछ ही भाग उसके मुंह में रह जाता है। उसकी ची ची का स्वर तेज तो नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ पास ही झूले ले रहा था, मतलब पेड़ पर बैठा था, झूले में सो रहा था, पेड़ के पास बैठा था। तो अचानक से उसको धीरे धीरे मंद आवाज़ सुनाई दी कि क्या कोई दुखी होकर, व्यथा पहचाननी मतलब दुखी होकर किसी की आवाज़ आ रही है। उसने उसको पहचाना तो भाग कर उधर गया उस तरफ। तो क्या देखता है कि सांप जो है उसने खरगोश को अपने मुंह में चपेट लिया है। सांप के फन पर वो चोंच मारने का प्रयास तो करने की सोच रहा था कि शायद मैं इस पर चोंच से प्रहार करूं तो ये घायल हो सकता है। उसने क्या किया, सांप के फन के पास पंजों से उसे दबाया और चोंच से उस पर प्रहार किए। जैसे ही उसने प्रहार किया, उसको चोट पहुंचाने का काम शुरू किया, तो वो अधमरा हो गया। अधमरा मतलब आधा बेहोश सा हो गया, जिससे क्या हुआ, उसके मुंह की जो पकड़ थी वो ढीली हो गई, मतलब उसे अब दबाव नहीं पड़ रहा था, मतलब अधमरा सा होने के कारण। इससे क्या हुआ, खरगोश का जो बच्चा था उसके मुंह से बाहर तो आ गया, लेकिन निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट का मतलब होता है बेहोश सा हो गया। आगे है, राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब शाम के 2 खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन में एक मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। देखो यहाँ पर लेखिका ये बता रही है कि लेखिका मोरनी भी ये सब कुछ देख तो रही थी, लेकिन उसने अपनी मंद केका यानी धीरे धीरे आवाज़ में ये सारी सूचना सबको प्रसारित कर दी। प्रसारित का मतलब होता है फैला दी। वहाँ पर माली भी पहुँचा। तब तक क्या हुआ, नीलकंठ उस सांप के कितने 2 टुकड़े कर चुका था, यानी उसको मार चुका था। और खरगोश के मुंह से वो बच्चा बाहर, खरगोश जो है सांप के मुंह से बाहर आ चुका था, लेकिन वो अधमरा सा हो गया था और उसको उसने रात भर उष्णता दी यानी गर्मी दी।
और इस प्रकार से वह थोड़ा थोड़ा सही होने लगा। कार्तिकेय कौन कौन होता है? शिव का जो बेटा था कार्तिकेय, उसका जो युद्ध वाहन था उसको म्यूर चुना गया था। क्योंकि यह किससे पता लगता है? क्योंकि पक्षी के स्वभाव को देखकर समझ में आता है, इसलिए कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए म्यूर पक्षी को चुना था। आगे म्यूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिसका जीवन ही क्रूर करार है। तो यहाँ पर म्यूर को कला प्रिय है, कला से प्रेम था और वीर पक्षी था, हिंसक नहीं था। हिंसक मतलब मारने वाला, यानी दूसरे जानवरों को मारने का काम नहीं करता था। लेकिन इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा था। बाज और चील जो जानवर हैं वो क्या होते हैं? हिंसक होते हैं, दूसरे जानवरों को मारने का काम करते हैं। लेकिन मोर ऐसा पक्षी नहीं था, जिनका जीवन ही क्रूर हो, यानी जिसका काम ही क्रूर मतलब निर्दयतापूर्वक दूसरे पक्षियों को मारना हो, ऐसा मोर नहीं था। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिनी बाहिनी क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम तक ठहर ठहर जाता था। देखो, इससे पता लगा, उसने जब सांप के मुंह से खरगोश को बचाया तो इससे उसकी जातिगत विशेषताएं पता लगती हैं कि वो हिंसक नहीं था, वो मानवीकरण उसका हो गया, यानी ये मनुष्य की तरह दूसरों की सहायता करता था। बादलों की सांवली छाया, यानी बादलों के छा जाने पर वह इंद्रधनुष को देखकर अपने पंखों को मंडलाकार आकृति में यानी फैलाकर नाचता था। आगे पीछे कभी दाहिने बाहिने घूमता और इस प्रकार से वो अपना नाच दिखाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर से पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श करती हुई दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूर्व ताल परिचय मिलता था। देखो, यहाँ पर ये बताया है कि जो राधा है, जो उसके समान छाया के समान उसके साथ रहती थी, उसकी गति ऐसी नहीं थी जिस प्रकार से म्यूर की थी, जिस प्रकार मोर नाचता था। लेकिन फिर भी वह नृत्य मगन यानी नीलकंठ के कभी दाएं पंख को छूती हुई निकलती, कभी बाएं पंख को स्पर्श करती हुई निकल जाती। इस प्रकार वो भी अपना नृत्य करती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। देखो, लेखिका कह रही है, एक बार मुझे ऐसा नहीं पता कि वो उसको पता लगे कि मैं उसका नृत्य पसंद करती हूँ ना, लेकिन मैंने जब देखा कि वो एक दिन जाली घर से बाहर निकलते हुए उतरकर मेरे पास आ गया और अपने पंखों को फैलाकर नृत्य की भंगिमा मतलब मुद्रा में खड़ा हो गया, तब से वह यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत उठता था। देखो, जब लेखिका के सामने आकर उसने पंख फैलाकर नाचना शुरू किया तो लेखिका के पास तो कई अतिथि आते थे देश विदेश से। जब वो देखते तो उसका रोज का क्रम बन गया, नृत्य का क्रम, यानी रोज ही ऐसा होने लगा, जब लेखिका बैठती तो उसके पास आकर वह अपना नृत्य दिखाता। तो इस प्रकार से कई बार लेखिका के पास कोई देशी विदेशी अतिथि भी आते थे, है ना, तो वो भी सम्मानपूर्वक उसको देखकर यानी उसके नृत्य को देखकर, विस्मयाभिभूत का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, तो वो भी उसकी मुद्रा को, इस प्रकार की नाच की मुद्रा को देखकर हैरान हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे डाली और कई महिलाएं जो उसके साथ अतिथि के रूप में आती थी उन्होंने मोर को क्या उपाधि दी, क्या पदवी दी? परफेक्ट जेंटिलमैन। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विष धर के खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने हुए चने कोमलता से होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। देखो, लेखिका कहती है कि मुझे हैरानी होती है कि जो मोर अपनी नुकीली चोंच से एक विषधर यानी एक सांप के, जहर से भरे हुए सांप के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर सकता है,
खंड खंड का मतलब टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसी चोंच से वह मेरी हथेली से कोमलता से धीरे धीरे, होले होले का मतलब धीरे धीरे भुने हुए चने उठाकर खाता था। उसको ये देखकर कभी तो हंसी भी आती है, लेखिका कहती है मुझे कभी तो हंसी आती है और कभी मुझे हैरानी भी होती है। विस्मय का अर्थ है हैरानी होना। और फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित, पुष्पित मतलब फूलों से युक्त, पल्लवित मतलब पत्तों से युक्त जो वृक्ष हैं वो अच्छे लगते थे। आगे, वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। लेखिका कह रही है कि वसंत के मौसम में जो मोर है वह बहुत ही मोर को बहुत भाता है ये ऋतु, जो वसंत ऋतु है, क्योंकि इस ऋतु में बादल छा जाते हैं, बादलों को देखकर मोर नाचता ही है। तो इस ऋतु में उसको अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, यानी अशोक का जो वृक्ष है वो अपने लाल पत्तियों से ढक जाता था और जालीगर में वह अस्थिर हो जाता है, यानी वह जालीगर में रुक नहीं सकता था इस मौसम को देखकर, तो उसे वहाँ से आकर बाहर आने का मन करता था ताकि वह अपना नृत्य कर सके। तो उसके लिए यह मुश्किल था कि उस समय वो जालीगर में रहे। लास्ट, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उसकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। यहाँ लेखिका ये कह रही है कि नीलकंठ और राधा की जो सबसे प्रिय ऋतु है वो क्या है? वर्षा ऋतु। आपने देखा है वर्षा ऋतु में मोर नाचता है ना, तो उसकी प्रिय ऋतु वर्षा ही है। तो वसंत ऋतु उसके लिए अच्छी है, मतलब वो उस ऋतु को पसंद करता है मोर। मेघों में उमड़ आने से पहले, यानी बादल जब छा जाते थे तो बादलों के छा जाने से पहले ही वह धीरे धीरे अपनी गूंज से नृत्य शुरू करता था, और जैसे जैसे बादलों की गरजने की आहट तीव्र होती, वैसे वैसे उसका नाच भी तेज हो जाता, और जिस प्रकार से धीरे धीरे बूंदें बरसने लगती तो वह उसके नृत्य की जो गति है वह और भी तेज हो जाती थी।